हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई आप लोगों की हो रही होगी। अब तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। सारे विषय को इम्पोर्टेंस दीजिए और सभी विषय की पढ़ाई अभी सही ढंग से कीजिए, क्योंकि अपने लिए सारे विषय इम्पोर्टेंट है। बाकी जहाँ तक पॉसिबल है हम मैथ्स के टॉपिक तो लाते ही हैं और उसे हल भी करते हैं। बाकी दूसरे विषय भी आप जरूर देखिए, ठीक है। और इसी दौरान आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसका नाम क्या है? स्टेटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी, ठीक है ना। तो आज हम सांख्यिकी देखेंगे। बाकी चैप्टर्स की तरह इसमें भी हम पूरा थ्योरी पहले करेंगे, उससे संबंधित जो भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे क्लियर करेंगे और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। हमें यह भी समझना जरूरी है कि आखिर सांख्यिकी होता क्या है, इसमें क्या क्या थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो सब भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो और वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आपको जरूर बेनिफिट होगा। और अगर कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आज। क्लास हमारा कौन सा है? सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर हमारा सांख्यिकी ये होता क्या चीज़ है, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, आपको पता ही होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए होते हैं, यानी नंबर्स दिए होते हैं, कुछ डेटा दिया होता है। हम उनका क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उससे कुछ कैलकुलेशन निकालते हैं, जिसका नाम क्या है? माध्य, माध्यिका और बहुलक हम जनरली सॉल्व करते हैं, यानी कि मीन, मीडियन, मोड हम इसमें से निकालते हैं। तो आखिर ये सांख्यिकी होता क्या है, इसका परिभाषा क्या हो सकता है, ठीक है। और सांख्यिकी को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यह गणित का वह हिस्सा है, यानी वह भाग है जिसमें हम विभिन्न आंकड़ों को, यानी दिए गए विभिन्न आंकड़ों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। उसको फिर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, आंकड़ों को जमा करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, यानी एक विशेष समूह में हम उस आंकड़े को बांटते हैं, ठीक है। तो एकत्रित करना, उसे उसका वर्गीकरण करना, फिर उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करना, और फिर उससे जो भी रिजल्ट होता है उस परिणाम से हम अवगत होते हैं कि आखिर इसमें क्या, उसका व्याख्या करते हैं या फिर ये जो आंकड़ा है वो किस टाइप का आंकड़ा है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, वो सारा हम उसका व्याख्या करते हैं, ठीक है। यानी सांख्यिकी का परिभाषा क्या हो जाएगा कि यह गणित का वह हिस्सा है जिसमें हम दिए गए आंकड़े को एकत्रित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं और उसका व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सांख्यिकी को परिभाषित कर सकते हैं। और इस पूरे व्याख्या में हम इसमें से कैलकुलेट करते क्या चीज है, मुख्य रूप से हम क्या निकालते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी कि मीन, मीडियन और मोड। ये तीन चीज हम ज्ञात करते हैं इस सांख्यिकी में। क्या क्या होता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। ये तीन चीज हम इसमें से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि आखिर ये माध्य, माध्यिका, बहुलक होता क्या है, यानी कि मीन, मीडियन और मोड, आखिर ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे और फिर बताएंगे कितने टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे आखिर इससे रिलेटेड कितने टाइप का क्वेश्चन होता है। होता सब एक ही है, लेकिन उसे लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। हम वो सब भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों का देखते हैं कि आखिर ये तीनों होता क्या चाहिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई आंकड़ा दिया हो, बहुत सारे आंकड़े दिए हो, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से बहुत सारे आंकड़े दिए हो किसी भी विषय में, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है कि आप अपने क्लास के सभी बच्चों को प्राप्त अंक लिख के लाएं, यानी उन्हें कितने कितने मार्क्स आए हैं वो सभी नोट डाउन करके लाना, सभी बच्चे का। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे और जितने भी एक्स वाई जेड जो भी बच्चे हैं उनका जितना मार्क्स आया उनके नाम के सामने वो सारा डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, पूरा एक नंबर आ जाएगा, पूरा एक डेटा आ जाएगा, यानी कि आंकड़ा आ जाएगा, इस बच्चे का इतना नंबर आया। तो वो एक क्या बन गया, एक आंकड़ा का समूह बन गया। हम उसको क्या किए, एक जगह एकत्रित किए, नहीं जमा किए, और फिर उस आंकड़े में से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि टॉपर बच्चा कौन है, किस बच्चे को कितना ज्यादा नंबर आया है,
ये पर्टिकुलर नंबर यानी फर्स्ट डिवीजन बच्चे कितने हैं, सेकंड डिवीजन बच्चे कितने हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें वो आंकड़ा देखकर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, उसका विश्लेषण किए, उसका व्याख्या किए। ठीक है, तो वो सारा हमारा क्या आएगा, सांख्यिकी के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब इस सांख्यिकी में हम क्या क्या ज्ञात करते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आखिर माध्य होता क्या चाहिए। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माध्य में क्या हुआ कि औसत आंकड़ा यानी औसत वैल्यू। तो जो भी आंकड़ा आपको दिया हुआ है उसमें से अगर हमें औसत ज्ञात करना है, यानी कि हमें यह ज्ञात करना है कि एक औसत नंबर कितने बच्चों का आया है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंकड़ा क्या होता है, जो भी आंकड़ा हमारे पास है उससे भिन्न भी हो सकता है या उसमें से मिक्स भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि कहीं पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनका मार्क्स इस तरह से है 40, 60 और 70, ऐसे नंबर है। ठीक है, किसी बच्चे का इस प्रकार से मार्क्स आया है। अब हमें ज्ञात करना है कि औसत कितना है, यानी कि उसका माध्य क्या है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी आंकड़ों को जोड़ के उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा हम कह सकते हैं कि औसत इतने नंबर बच्चे को आया है। वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नंबर नहीं होगा, वो औसत नंबर इन सबसे भिन्न हो सकता है, या फिर जो आंकड़ा इसमें दिया हुआ है उससे भी मैच कर सकता है। लेकिन नॉर्मली हमेशा क्या होता है, इन सभी आंकड़ों से भिन्न आता है। ठीक है ना, यानी कि जो माध्य है वो क्या करता है, हमारा एक औसत मान ज्ञात करता है। ठीक है, देखिए फिर हमारे पास क्या था, माध्य के बाद माध्यिका। ठीक है ना, तो माध्यिका का मतलब क्या हुआ, इसमें जो भी आंकड़ा आपको दिया होगा उस आंकड़े का मध्य मान, यानी कि जो बीचों बीच में हो, वो इसे मान को हम क्या कहते हैं, माध्यिका। जैसे यहाँ हमारे पास क्या 3 आंकड़े दिए हुए, तो बिल्कुल बीच में क्या है 60, तो हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा 60। ठीक है, यानी कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या हो गया, जो माध्य है वो हर एक मान पे निर्भर करेगा। तो जब सभी मानों को जोड़कर वो जो भी आंकड़े हैं उनकी संख्या से भाग करते हैं, तो जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं सभी आंकड़ों पर यह निर्भर करेगा माध्य। लेकिन माध्यिका जो है वो सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ क्या है संख्या पर निर्भर करता है, नहीं कितने आंकड़े दिए हुए हैं। तो उसमें जो बीचों बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, उस आंकड़े को ही हम क्या कहते हैं, माध्यिका। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो माध्यिका होगा उस वैल्यू से आधे लोग का वैल्यू उससे कम है और आधे लोग उससे ज्यादा है। यानी अगर हम नंबर में डिसाइड करें कि हमारे क्लास में सपोज 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों का नंबर उनके प्राप्त अंक जो है उसे हम लिखते हैं, और अगर हमारा माध्यिका का मान 60 आता है, तो इसका मतलब ये है कि 20 में से आधे बच्चे जो है वो 60 से कम नंबर वाले हैं और आधे बच्चे जो है 60 से अधिक नंबर वाले हैं। तो हमारे बीचों बीच वाला जो नंबर आता है वो क्या कहलाता है, माध्यिका। यानी कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान पे निर्भर नहीं करता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण देते हैं, सपोज हमने लिखा है 4, 5, 7, 6, 8, 10 और 15। ठीक है, ये मान हमने लिखे हैं। अब यदि हमें निकालना हो माध्य, तो माध्य में क्या करेंगे, इन सभी को जोड़कर ये कितने आंकड़े हो गए, 2, 4, 6, 7। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ के अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माध्य आएगा। लेकिन माध्यिका क्या होगा, जो भी आंकड़ा बिल्कुल बीच में है, तो बिल्कुल बीच का मतलब क्या हुआ, 3 आंकड़ा इधर, 3 आंकड़ा इधर, और ये बीच वाला आंकड़ा कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि इस दिए गए आंकड़े का माध्यिका कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, और इसमें एक और मिस्टेक हो रहा है, इसमें हम पहले क्या करते हैं, जो दिए गए आंकड़े हैं उसे आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करना जरूरी है। ठीक है, तब हम निकालते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें उसका अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा जोड़ देंगे सभी को, और जोड़ के जितने आंकड़े हैं 7, तो 7 से भाग दे देंगे, हमारे पास माध्य आ जाएगा। लेकिन जब भी ये माध्यिका ज्ञात करेंगे तो हम दिए गए आंकड़े को पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिख सकते हैं, इस दिए गए आंकड़े को 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, ये हमारा हो गया आरोही क्रम में। तो ये बीच वाला यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, तो बीच में कौन सा नंबर आया, 7, यानी कि हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा, 7।
अब बताइए, अगर लास्ट वाला वैल्यू 15 की जगह 55 भी लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा? आंसर तो साथ ही आएगा ना माध्यिका का। अगर हम इस 15 की जगह 55 लिख दें, इस 10 की जगह पे 20 लिख दें, 8 की जगह 18 लिख दें, 6 की जगह 16 लिख दें, कुछ भी ये नहीं कर देंगे, 7 को छोड़ के बाकी सारे आंकड़े को हम परिवर्तित कर दें, फिर भी हमारा माध्यिका जो होगा क्या होगा? 7 का 7 ही रहेगा। लेकिन माध्य क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं? सभी आंकड़ों को जोड़कर संख्या से हम भाग करते हैं। ठीक है, यानी कि माध्य और माध्यिका में मुख्य अंतर क्या हो गया? माध्य जो है दिए गए सभी आंकड़ों पर निर्भर करता है, परंतु माध्यिका जो है वो दिए गए सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ आंकड़ों की संख्या पर निर्भर करता है। ये जो हमारा बीच वाला आंकड़ा है वही हमारा। हाँ, तो देखिए हमने क्या क्या देखा? माध्य और माध्यिका देख लिया। अब हम क्या करते हैं? बहुलक पे आते हैं। ठीक है ना? बहुलक का मीनिंग ये होता है कि जो आंकड़े दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बारंबारता, यानी सबसे ज्यादा बार जो आए, जिसके फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, यानी वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बार लिखा हो, उस आंकड़े को हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखे 4, 5, 7, 5, 7, 6, 4, 5, ठीक है, 8, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, इनमें क्या क्या हमारे पास है? 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार के आंकड़े हैं। इनमें सबसे अधिक बार, यानी सबसे ज्यादा टाइम्स जो आंकड़ा है वो क्या है हमारे पास? देखिए 5 कितने बार है? 1, 2, 3, ठीक है। 7 कितने बार है? 1, 2, ठीक है। बाकी सभी आंकड़े क्या है? 4 कितने बार है? 1, 2, ठीक है। 6 कितने बार है? 1, और 8 कितने बार है? 1। तो सबसे अधिक टाइम्स जो आंकड़ा लिखा गया है वो क्या लिखा गया? 5 लिखा गया ना, यानी 1 3 बार है। तो इन दिए गए आंकड़े में 5 जो है वो 3 बार है, 7 जो है वो 2 बार है, 4 जो है वो 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता है, यानी सबसे अधिक टाइम्स कौन सा आंकड़ा लिखा गया है? तो क्या लिखा गया? 5। यानी दिए गए इस सभी आंकड़े का बहुलक जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक क्या बताता है कि जो जो भी हमारे बहुलक का मान होगा, इसका मीनिंग ये है कि जो दिए गए आंकड़े में है वो सबसे ज्यादा संख्या इसी आंकड़े का है। यानी अगर बहुलक किसी दिए गए आंकड़े में अगर बहुलक बोल दिया कि 50 है, इसका मीनिंग क्या है? कि जितने भी आंकड़े आपके पास हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन आया है? 50। यानी अगर हम अपने क्लास के बच्चों का अगर हम मार्क्स लिखें, उनके प्राप्त अंक को लिखें, और अगर उनके सभी मार्क्स में से हमारा बहुलक का मान आया 70, इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लास में अधिकतर बच्चों का कितने नंबर है? 70 नंबर है। ठीक है, तो पता चल गया मुख्य क्या इन तीनों में क्या क्या अंतर है। माध्य हमारा क्या बताता है? एक औसत वैल्यू जो कि हर आंकड़े पर निर्भर करता है। दूसरा माध्यिका क्या है? ये बीच वाला वैल्यू बताता है, यानी वो एक पार्टीशन कर देता है कि इस नंबर से आधे बच्चों का कम नंबर है, इस आधे बच्चों का अधिक नंबर है। ठीक है ना? अगर हम नंबर का आंकड़ा लिखें तब बहुलक क्या बताता है कि अधिकतर बच्चों का ये नंबर है जो बहुलक का आंसर आया है। ठीक है, तो माध्यिका और बहुलक जो है वो अधिकतम या न्यूनतम अंक पे निर्भर नहीं करता है, यह दिए गए सभी डाटा पे निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ संख्या पर निर्भर करता है। जबकि माध्य हमारा क्या है? दिए गए सभी डाटा, यानी दिए गए सभी आंकड़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप कितने प्रकार होगा, हमें एक ही वैल्यू निकालो लेकिन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो आप आइए देखते हैं, तीनों का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तब कमेंट में जरूर कीजिए, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तब भी कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए यदि हमारे पास एक आंकड़ा दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये 4 प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। अब अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो पता है कि हमें इसका औसत निकालना है, यानी क्या करेंगे?
सभी आंकड़े को जोड़ के और जितने आंकड़े हैं उससे हम भाग कर देंगे। तो सिंपल हम निकालते हैं माध्य 10 प्लस 15 20 और 25, इन चारों को हमने जोड़ा और कितने आंकड़े हमारे पास है 4, तो 4 से हमने भाग कर दिया। टोटल जोड़ कर ये आएगा कितना, तो ये हो गया 70 और 4 से भाग हमने किया तो ये भाग करने पर आ जाएगा हमारे पास 17.5। ठीक है, यानी कि हमारा जो माध्य आया दिए गए आंकड़े का जो माध्य है वो कितना है 17.5 हो गया। ठीक है, ये क्या बताता है कि इस औसत मान सभी का है, दिए गए आंकड़े का ये औसत मान 17.5 है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर यही आंकड़ा का संख्या ज्यादा हो, ठीक है ना, ये कितना संख्या था 4 था, 4 हो 5 हो 8 हो 10 हो, वहां तक के आंकड़े को जोड़ना हमारे लिए क्या होता है आसान होता है, हम आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही दिए गए आंकड़ों का संख्या बहुत ज्यादा हो, 50 हो 60 हो 100 हो, इस प्रकार से हो, जैसे उदाहरण के लिए यही हम करते हैं 10 15 20 25 10 20 15 25 10 20 15 25 इस प्रकार से दे दिया हो, फिर 25 25 10 15 10 इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, अब यदि हमें इसका निकालना हो औसत तो हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़कर जितने आंकड़े हैं उनसे भाग कर दें तो हमारा औसत मान आ जाएगा, वो भी सही हुआ। लेकिन अब बताइए सबको जोड़ने में टाइम कितना लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा इन सबको जोड़ने में। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम बारंबारता के रूप में लिखें, यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन सा आंकड़ा कितने बार है उसका संख्या भी अगर हम साथ में लिख दें तो हमारे लिए क्या होता है वो लिखना आसान हो जाएगा और उससे निकालना भी औसत आसान हो जाएगा। उसके लिए हम थोड़ा सा अलग तरीका यूज करेंगे। यहाँ सिंपल हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया और जोड़ के हम आंकड़े की संख्या से भाग कर दिया तो हमारे पास औसत आ गया। नहीं बताइए यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें टाइम क्या हो ज्यादा लगेगा। ठीक है, और फिर भाग भी करना है और ये संख्या तो जो है इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर 50 संख्या दिया हो तो 50 संख्या को एक साथ जोड़ना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास आंकड़ों का संख्या ज्यादा होता है तब यही क्वेश्चन चेंज होकर क्या बन जाता है बारंबारता बंटन के रूप में, यानी आंकड़ों का बारंबारता बंटन भी दिया रहेगा। यहाँ सिर्फ आंकड़ा दिया हुआ है, अब क्या होगा आंकड़ों का बारंबारता बंटन, यानी कि वह आंकड़े कितने बार हैं यह भी दर्शाया रहेगा, जिससे कि हमें कैलकुलेट करना आसान होगा। अब देखिए कैसे हुआ, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी समझ में आएगा। दोनों क्वेश्चन में क्या समानता है, दोनों क्वेश्चन दिखते हैं अलग अलग हैं लेकिन होते बिल्कुल एक ही जैसा होता है और काम भी हम वही करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पे जो आंकड़ा दिया हुआ उसको x मान लिए और जो उसका बारंबारता है यानी वो कितने बार है उसका फ्रीक्वेंसी को हम f मान लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 10, 10 कितने बार है उसे हम लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, कितने बार है 10, 5 बार, तो हमने इसको 5 लिख दिया, यानी 10 कितने बार है 5 बार लिखा हुआ। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्या है 15 20 25, ये हमारे डिफरेंट आंकड़े हैं। 15 कितने बार है गिन लेते हैं, 1 2 3 4, यानी 15 कितने बार आया हुआ है 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 20 कितने बार है 1 2 3 3 बार, 20 हमारे पास कितने हैं 3 लिखा हुआ। ठीक है, अब आते हैं 25 पे, 25 1 2 3 4 5, 25 कितने बार है 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, 10 कितने बार है 5, 15 कितने बार है 4, 20 कितने है 3 बार और 25 कितने बार आया 5। अब इसी आंकड़े को हमने इस प्रकार से लिखा तो जगह भी कम लिया और सारा इंफॉर्मेशन तो वही हो गया ना। ठीक है, अब यदि हम इसका औसत निकालते हैं तो औसत में हम क्या किए थे, इन सबको जोड़ के उससे भाग किए थे। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करते हैं f गुना x, तो वही काम तुम यहाँ पर भी किए। देखिए 10 को अगर हम 5 बार जोड़ें या 10 को 5 से गुना कर दें बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब 15 कितने बार आया 4 बार, अगर इन सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे
तो 15 कितने बार जोड़ना पड़ेगा, 4 बार जोड़ना पड़ेगा। हम 15 को 4 से गुना कर दिए, क्या आ गया 60। 20 कितने बार जोड़ना पड़ेगा, 3 बार, हमने गुना कर दिया, ठीक है। 25 कितने बार जोड़ना पड़ेगा, 5 बार, हमने गुना कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल आंकड़े को जोड़कर हम वही अंश में लिखते हैं, और हर में क्या लिखते हैं कि आंकड़े कितने बार आए। तो टोटल आंकड़ा का मीनिंग यही बना, अगर इस टोटल को इंडिविजुअल हम एक एक करके जोड़ेंगे तो वही मान आएगा जो इसको जोड़ने पाएगा। यानी एफ आई एक्स आई को टोटल अगर जोड़ेंगे तब भी हमारा वैल्यू ही आएगा। और इस टोटल को जोड़ने में कितना आएगा, देखिए 60 60 120 और 50 170 और 120 यानी 295, ठीक है। ये टोटल हमारा वैल्यू कितना है, 295 है टोटल वैल्यू। अब उसके बाद हमारे पास ये आंकड़े कितने बार हैं, ठीक है। तो जो आंकड़ा दिया हुआ संख्या उसका वही तो होगा जो उसका बारंबारता दिया हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितने आंकड़े हैं, 17। अब यहाँ पे यदि हम एफ को जोड़ेंगे, टोटल एफ को मान अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5 4 9 3 12 5 17, ये आ गया ना। ये वही तो है, यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 10 को 5 बार गिनना पड़ेगा। हमने यहाँ क्या किया, उसमें लिख लिया, एक ही 5 लिख लिया कि 10 कितने बार है, 5 बार, तो इस टोटल को जोड़ के आ गया कितना, 17। तो अगर हम इस वाले विधि से, पहले वाले विधि से इस पूरे आंकड़े का औसत निकालते तो टोटल को जोड़ते, टोटल को जोड़ के आएगा कितना, 295। फिर उसकी संख्या को जोड़ते, वो कितना आता 17। फिर हम डिवाइड करते तो क्या लिखते, टोटल आंकड़ा 295 और नंबर ऑफ आंकड़ा जो है वो कितना है 17, इसको भाग करते वही तो हमारा आएगा क्या, माध्य आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माध्य इसका, 17 से भाग जब करेंगे तो एक बार में लगेगा, ठीक है। फिर 12 और 5 125 हुआ, वो कितने बार में लग जाएगा, 7, ठीक है। 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 17 पॉइंट आ जाएगा कितना, 17, ठीक है, 17.35, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या, आंकड़ा, ठीक है, यानी औसत मान आ गया। तो टोटल को जोड़ के उसे नंबर ऑफ आंकड़ा से भाग करेंगे तब भी तो यही आएगा। और यहाँ हमने क्या किया, इस टोटल को जोड़ा, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बन गया एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए एफ आई एक्स आई का मीनिंग क्या हुआ कि पहला एफ आई एक्स आई, पहला एफ एक्स, दूसरा एफ एक्स, तीसरा एफ एक्स, चौथा एफ एक्स, यानी जितना भी होगा बारंबारता उन सबका आपस के गुणनफल को हम आपस में जोड़ दें, यानी f1 x1 f2 x2 f3 x3, उसी को i और i के रूप में लिखते हैं fi xi। और ये समेशन का मीनिंग क्या हुआ कि हम सभी को जोड़ेंगे। तो यही तो हमारा फॉर्मूला आ गया माध्य का, यानी जो हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या, fi xi अपॉन fi। तो पहले हमने क्या किया, टोटल आंकड़े को जोड़ के उससे नंबर ऑफ आंकड़ा से भाग किए, और वही चीज यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आंकड़ा बहुत ज्यादा था तो सिंपली हम इस मेथड से नहीं जोड़कर हम क्या क्या गुणनफल का प्रयोग किए, और वो जो आंकड़ा दिया हुआ है उसे बारंबारता के रूप में लिख लिए, जिससे क्या हुआ, कुछ काम हमारा आसान हो गया। क्योंकि इतना सारा डाटा को लिखना तो टफ होता, और वो भी अभी 17 डाटा, अभी ये 50 डाटा होता, तो 50 को लिखने में बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए, और फिर ऐड करने में कंफ्यूजन भी होगा और रॉन्ग होने का चांस भी ज्यादा रहेगा। तो उसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बारंबारता के रूप में लिखते हैं। यानी सिंपली ये है कि अगर आंकड़ों का संख्या ज्यादा दिया हो तो हम उसे क्या करते हैं, बारंबारता के रूप में लिखते हैं, और फिर हम इस मेथड से उसका माध्य ज्ञात करते हैं। यानी हमारा माध्य का फॉर्मूला बदल जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। और असली ये है क्या, है तो वही चीज, ठीक है, दोनों सेम चीज है, लेकिन हमने अलग तरीके से लिखा है, अलग तरीके से कैलकुलेट किया, लेकिन फाइनली है तो वही चीज ना, कि टोटल को जोड़ के टोटल से भाग करना, टोटल आंकड़ों के मान को जोड़ के टोटल आंकड़ों का जो संख्या उससे भाग करना, वही काम हमने यहाँ पर भी किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो दो टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक तो आएगा सीधा सिर्फ आंकड़ा दिया हुआ, और वो कब दिया रहेगा, जो आंकड़ों का संख्या कम हो। दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहेगा, यानी एक्स एफ के फॉर्म में दिया हुआ, एक्स हमारा आंकड़ा हो गया और एफ हमारा क्या हो गया, बारंबारता, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम ऐड करेंगे एफ आई एक्स आई, और फिर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा,
एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो दो प्रकार का क्वेश्चन हो गया, एक सिर्फ आंकड़ा का और एक आंकड़ा और उसका बारंबारता बंटन में दिया हुआ, दो प्रकार का हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ज्यादा हम इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा जो डाटा वो डिफरेंट तरीके से थे। यहाँ पर क्या इंडिविजुअल एक डाटा दिया हुआ है, लेकिन ऐसे भी तो दे सकता है ना कि आप वैसे बच्चों का संख्या बताए जिनका नंबर 30 से 40 के बीच में है, 40 से 50 के बीच में है, 50 से 60 के बीच में है। यहाँ क्या किया गया, किसी पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया कि हाँ इस बच्चे का इतना नंबर, इस बच्चे का इतना नंबर है। लेकिन ऐसा भी तो पूछा जा सकता है ना कि आप उन बच्चों का लिस्ट बताइए जिनका मार्क्स जो है वो 50 से 60 के बीच में है, 60 से 70 के बीच में है, तो हम एक अलग ग्रुपिंग बनाएंगे, उसे एक अलग ग्रुपिंग होगा, अलग वर्गीकरण हो जाएगा। तो उसका व्याख्या करने के लिए भी हम फिर क्या करते हैं, माध्य वहां भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर माध्य फिर हम अलग तरीके से याद करेंगे, क्योंकि वहां क्या है, वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, दो टाइप का क्वेश्चन, एक है सिर्फ आंकड़ा दिया हो तब माध्य ज्ञात करना, दूसरा आंकड़ा और उसका बारंबारता, जो कि है वही पहले वाला चीज, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं, संख्या और उसका बारंबारता दिया होता है, तो उसका माध्य ज्ञात करना, ठीक है। और अब हम देखेंगे तीसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि वर्ग अंतराल दिया हो और फिर हमें माध्य ज्ञात करना हो, ठीक है। तो चलते हैं हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहेगा, ठीक है ना। यानी जो आंकड़ा है, जैसे 0 से 10, 0 से 10 के बीच में कितने हैं, दो आंकड़े हैं। 10 से 20 के बीच में कितने आंकड़े हैं, चार। 20 से 30 के बीच में तीन। 30 से 40 के बीच में आठ। और 40 से 50 के बीच में कितने हैं, सात। अब इनका अगर हमें माध्य ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम देखिए क्या था कि एक्स और एफ दिया होता तो आसानी से हम क्या करते थे, एफ आई एक्स आई निकाल लेते थे। हम यहाँ वही काम करेंगे, यानी ये तो हमारा एफ हो गया, बारंबारता क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक्स है वो तो इसमें है ही नहीं, तो एक्स हमें कैसे ज्ञात होगा। तो जो हमारा वर्ग दिया हुआ है, इनका मध्यमान, मध्यमान का मतलब ये हुआ कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को जोड़ के 2 से भाग करना। यानी कि x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, ठीक है। उसी प्रकार से 30 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है। 15 के बाद कितना आएगा, 25। अब इसमें क्या होता है कि हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि उनके निम्न मान और उच्च मान को जोड़कर जब हम 2 से भाग देंगे तो जो हमारा आंकड़ा आएगा उनके बीच का अंतर हमेशा इक्वल ही होगा। तो हम बिना जोड़े भी आगे का संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 5 को तीन हुआ 15, 15 बार तीन हुआ 25, तो 25 बार तीन होना चाहिए 35, और 35 बार तीन होना चाहिए 45, ठीक है। यानी 10 10 का बढ़ा हुआ, तो बिना हम जोड़े भी हम लिख दिए। दो तीन आंकड़ों का निकालेंगे, बाकी हम बिना जोड़े लिख सकते हैं। अब चेक करके भी देख सकते हैं, देखिए 40 और 30 कितना हुआ, 70/2, 35 हो जाएगा। 50 40 कितना हुआ, 90/2 कितना हो जाएगा, 45। यानी कि इक्वल इंटरवल पे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स का मान आ गया। अब ये जो क्वेश्चन वो पहले की तरह हो गया, यानी एक्स हमारे पास पता है, एफ पता है, और हमें निकालना क्या है, माध्य, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एफ आई एक्स आई का सम्मेशन और एफ आई का सम्मेशन, यानी इनके गुणनफल का कुल योग और एफ का कुल योग को भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्य का मान आ जाएगा। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, एफ और एक्स तो आ गया। अब हमें इस वर्ग अंतराल से कोई मतलब नहीं है, इसका यूज क्या किया हमने, एक्स को निकालने में। और जब एक्स निकल जाएगा तो हमारे पास सिंपल वही है, फिर हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन देखिए सिर्फ यही दो क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो इस पूरे कॉलम को भी एक बार बनाएंगे, कॉलम को बनाना ही सही रहेगा, क्योंकि बिना कॉलम बनाए हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक कॉलम तो हमने एक्स के लिए निकाला, दूसरा हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा यहाँ पे 10, यहाँ क्या हो जाएगा 60, यहाँ कितना हो गया 75, यहाँ कितना हो जाएगा 280, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 315, ठीक है।
अब ये हमारे पास सभी आंकड़े आ गए एफ आई एक्स आई के। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई एक्स आई का टोटल, यानी ये जो हमारा टोटल वैल्यू है इसको टोटल जोड़ना पड़ेगा, और उसी प्रकार से एफ का भी टोटल हमें जोड़ना पड़ेगा कि एफ का टोटल वैल्यू कितना है। इसे हम हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते हैं या वर्टिकल में भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम एग्जाम में वर्टिकली भी बना सकते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा देखने में, तो वर्टिकल भी बना सकते हैं। अब इन टोटल को वैल्यू हम जोड़ते हैं। देखिए 15 5, पहले में क्या करना, टोटल एफ को जोड़ना है, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है, एफ है, तो एफ वाला वैल्यू क्या है, ये है ना। तो इस टोटल आंकड़े को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, टोटल एफ जो है 4 2 6 3 9 8 17 और 7 24, ठीक है। ये हमारा टोटल एफ आ गया। अब एफ आई एक्स आई का टोटल, ठीक है, एफ आई एक्स आई का टोटल भी हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास टोटल इसका एडिशन, ठीक है, इसको टोटल को ऐड करेंगे। देखिए हमने क्या किया, टोटल एफ को हमने जोड़ लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल एफ आई एक्स आई, तो ये टोटल हमारा एफ आई एक्स आई कितना हो, देखिए 315 और 280 75 60 और 70, ये मिलके हमारे पास कितना हो जाएगा, 300 280 290 350 300 200 500 75 15 90 80 70, ठीक है। देखिए ये हमारे पास टोटल कितना हो गया, 740। अब हमारे पास जो आएगा माध्य का मान, वो कितना हो जाएगा, देखिए 740 टोटल, और टोटल एफ हमारे पास है 24, ठीक है। 24 से भाग करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, 24 दिया 72, फिर 0, फिर लगभग 30.8 के आसपास, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, औसत मान, यानी कि माध्य आ गया इसका। तो जो दिए गए आंकड़े थे वो क्या वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है, और फिर उसका बारंबारता दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, पहले एक्स निकाला, और जब एक्स आ गया तो एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मूला हो गया, और तो उसमें हमने एफ आई एक्स आई का कॉलम निकाला और फॉर्मूला कर लिया एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। अब इसी में आता है हमारा 2 मेथड और है, एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड है, यानी कि लघु विधि और विचलन विधि, 2 विधि और है। ये विधि तो हमने फाइंड किया ही, इस विधि से यानी जो डायरेक्ट विधि है ये हमने निकाल लिया, लेकिन इसके अलावा भी और क्या है, 2 विधि और है माध्य ज्ञात करने का। वो क्या है, लघु विधि और विचलन विधि, यानी कि उसका हो जाएगा शॉर्टकट मेथड और फिर स्टेप डेविएशन मेथड। वो मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा एक्स का आंकड़ा ज्यादा बड़ा हो, यानी जैसे यहाँ पे कुछ छोटे हैं, अगर और ज्यादा बड़ा हो तो हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या हो, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस एक्स के आंकड़े को कुछ छोटा करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और उसी में से हमारे पास 2 और मेथड आता है, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड। तब तक आप इन तीनों मेथड से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी डालेंगे, जिसमें कि हमारा माध्य का अगला जो प्रोसेस है, स्टेप डेविएशन और फिर शॉर्टकट मेथड, उन दोनों तरीकों से कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, वो जल्द से जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम को तैयारी कीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।